हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन का आज ये टॉपिक है 12 टॉपिक, ठीक है, मतलब पार्ट 12। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैपिड फायर 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 65 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट टाइम काफी रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं वो, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपको एज इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियसली स्टडी कर रहे हो, तो लास्ट 10 डेज आप फॉलो तो कर रहे होंगे। लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने फॉलो अप किए होंगे वो, ठीक है। उनमें से आपको काफी कुछ गेन भी हुआ होगा, काफी कुछ न्यू चीजें भी सीखने को मिली होंगी। तो ठीक, तो उसमें से अगर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल वगैरह जो भी है पीडीएफ वगैरह वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो सिंपली सर्च करना, अगर लिंक से नहीं जाना तो टेलीग्राम पे सर्च करना चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आज का ये जो टॉपिक है पार्ट 12, इसमें स्पेशली देखना आप रैपिड फायर 65 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको कितने टॉपिक्स आपको आते हैं ये देख लेना आउट ऑफ 65। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन है, लास्ट डे प्रिपरेशन है, और इसको एज अ सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक होते हैं, ठीक है, उस लेवल की आपकी स्टडी है कि नहीं। अब आने वाले 20 to 25 मिनट्स यहाँ पे जुड़ जाइए और एज अ सीरियस कैंडिडेट की तरह यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर गेन करने की कोशिश करना। तो सीरियस होकर स्टडी करोगे तो ज्यादा आपको इजीली समझ आएगा और ज्यादा लॉन्ग रिटेंशन तक आप उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो मेनली क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो आने वाले 20 से 25 मिनट में ये कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करें, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, द मनी सप्लाई डिटरमाइंड बाय प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ पे समझ आ गया होगा, मनी सप्लाई जब भी क्लासिकल बात करते हैं तो बात करते हैं क्यूटीएम, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। तो डायरेक्टली रिलेट करता है वो प्राइस से। और उसके बाद नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, डिक्लाइन इन मनी वेजेस एंड प्राइजेस विल लीड टू हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे वेज प्राइस रिजिडिटी जो हमने किया था क्लासिकल के जंक्शंस, उस पर बेस्ड है, ठीक है। मनी वेजेस प्राइस जैसे ही कम होंगे वैसे ही हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकलिस्ट। थर्ड पॉइंट है, द मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट इलास्टिक। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट इलास्टिक, इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज होने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में आपकी चेंज काफी हो रहा है, तो मोर इलास्टिक है, ठीक है। जितना ही ज्यादा इलास्टिक होगा, इंटरेस्ट इलास्टिक होगा, तो उतना ही मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। और जितना ही डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, मतलब डिमांड फॉर मनी जो होल्ड अपने पास रख रहे हैं मनी, उसके उस पर कम इफेक्ट पड़ रहा है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट रेट का, तो जाके मॉनेटरी पॉलिसी होगी इफेक्टिव। और फिस्कल पॉलिसी भी थोड़ा ऐसे ही रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा अपोजिट रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, इन एचओ थ्योरी, मतलब हेक्चर-ओलेन थ्योरी, नेशन विल एक्सपोर्ट कमोडिटी। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये आ चुका है, वहीं से पिक किया है। एचओ थ्योरी क्या कहता है, एक्सपोर्ट कमोडिटी का करेगा कोई नेशन विच इज इंटेंसिव इन इट्स रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर, जिसमें जो अवेलेबिलिटी उस फैक्टर की काफी ज्यादा है, उसका एक्सपोर्ट करेगा। दूसरा, इंटेंसिव इन इट्स रिलेटिवली चीप फैक्टर, और जिस फैक्टर्स को वो इजिली उसके पास अवेलेबल है चीप रेट पे, उसका एक्सपोर्ट करेगा, ठीक। उसके बाद फिफ्थ वन, दैट इज गिफन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और इससे अपोजिट हो जाएगा जब आप करोगे गिफन गुड्स की जगह जब आप करोगे इंफीरियर गुड्स। चलिए, सिक्स पॉइंट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्टर्स अप्रोच। पार्टर्स अप्रोच थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लेना, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। सेवंथ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू केंज, एग्रीगेट कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ करेंट डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस अच्छी तरह से कर लेना, 4 थ्योरीज है, बहुत अच्छी तरह कर लेना। एट्थ पॉइंट है, इन लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। लीनियर रहेगा और प्रोपोर्शन रहेगा स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कंजप्शन फंक्शन, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो एपीएस और एमपीसी क्या रहेगा, इक्वल टू ईच अदर और कांस्टेंट। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट, परमानेंट इनकम डिपेंड्स अपॉन पार्टली करेंट इनकम एंड पार्टली ऑन प्रीवियस इनकम, ठीक है, फ्रीडमैन की थ्योरी। तो ये कुछ जो हमारी इनकम है करंट, वो डिपेंड करती है परमानेंट इनकम कुछ हमारे अब की इनकम पे और कुछ प्रीवियस इनकम पे। टेंथ पॉइंट है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की जो टाइम पीरियड है इनका ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाता है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो टाइम पीरियड है 1929 ग्रेट रिसेशन तब इमर्ज हुआ था, और 1944 तक, ठीक है, जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम लॉन्च अप हुआ था या शुरू हुआ था, एक रफली हम लोग डेट मानते हैं, क्योंकि जितनी भी जनरल इंटरेस्ट थ्योरीज आई थी एम्प्लॉयमेंट की, केंज की, 1936 के आसपास ही आई थी, ठीक। तो 1929 से 1944 के बीच में आप एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का टाइम पीरियड लगा सकते हो, ठीक है। बेसिकली हम लगाते हैं 1936। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस
1948 ड्यूजेनबेरी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, परमानेंट इनकम। और इसमें 1957, ठीक है, 1957। उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1950। इसका क्रोनोलॉजी याद कर लेना, आता है। 11th है इन केंजियन एनालिसिस इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। केंजियन के थोड़ा अलग है और क्लासिकल का थोड़ा अलग है। तो इंटरेस्ट रेट कहता है डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से। 12th पॉइंट है लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं यहाँ से, लिक्विडिटी ट्रैप से, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप से। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएंगे। सो पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन कैश रेदर देन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है बिल्कुल लोवेस्ट 2% पे पहुंच जाता है। 13th टॉबिन इन हिज थ्योरी, मतलब जो क्यू थ्योरी थी, टॉबिन इन हिज थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क डिस्कस द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। केंज के तुरंत बाद जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी थी टॉबिन की और बॉमल की। टॉबिन का जो कॉन्सेप्ट था वो था दैट मीन स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी के ऊपर, और जो बॉमल का कॉन्सेप्ट था, और इसने रूट यूज किया था बॉमल ने। और ये कई बार आ जाता है कि रूट किसने यूज किया, बॉमल ने यूज किया, और बॉमल ने स्पेशली यूज किया ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी, ठीक है, उसने, और टॉबिन ने किया स्पेकुलेटरी डिमांड फॉर मनी। चलिए 14th क्वेश्चन, द आईएस कर्व इज द लोकस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आईएस कर्व एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनता है, और उसके बाद जो दूसरा चीज होता है उसमें लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम के बढ़ने से या रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से इनमें क्या चीजें चेंज होती हैं, और स्पेशली दैट इज कंसर्न विद गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, 15th वन, अकॉर्डिंग टू केंज डिमांड फॉर मनी टू हेल्ड या होल्ड डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजेक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशन मोटिव, ठीक है, 3 मोटिव के लिए, बल्कि स्पेकुलेटिव मोटिव क्लासिकल ने डिस्कस नहीं किया था। 16th वन, द एलएम कर्व टेल्स व्हाट द वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। एलएम कर्व में ये बताता है 2 चीजें हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा हमें ये बताता है द लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक। नेक्स्ट, द लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट द स्टीपर विल बी द एलएम कर्व। एलएम कर्व की स्टडी थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। जितनी ही आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेकुलेटिव जो इलास्टिसिटी लो रहेगी और मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने से, उतना ही जो एलएम कर्व है वो स्टीपर होगा। एक बार स्टडी कर लेना, ये आईएसएलएम अप्रोच ने बहुत डीप कर रखा है। आईएसएलएम के 3 पार्ट्स डिस्कस कर रखे हैं हमने, ठीक, वहां से कर लेना, चैनल में से डायरेक्टली सर्च करके इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन यहाँ से। 18th क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी इज परफेक्टली इनइफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जब एलएम कर्व होगा वहां पे जब हॉरिजॉन्टल वहां जो फिस्कल पॉलिसी है वो परफेक्टली इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक। द मेन फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज इंटरडिपेंडेंस, डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इन बार्टेंड्स मॉडल एडजस्टमेंट वेरिएबल इज प्राइस, ठीक है। बार्टेंड का जो पोली मॉडल था उसमें एडजस्टमेंट होता था प्राइस से, प्राइस ऑफ अदर फर्म्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और कुर्नोट्स का बताएंगे फटाफट कि कुर्नोट्स में क्या था, ठीक है, दैट मीन्स जो कुर्नो का मॉडल था उसमें एडजस्टमेंट वेरिएबल क्या था, ठीक है, ये कमेंट करेंगे फटाफट। अगर जब भी आप वीडियो खत्म करोगे तब मार देना, तब कर देना कमेंट, या फिर अभी कर लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल 280 इन 1951। डेट याद रख लो, 1951 आर्टिकल 280, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और उसके बाद फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल 280, ये थोड़ा रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द मेन टास्क ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मेन टास्क क्या है, जो मेन टास्क है वो है स्ट्रेंथन कोऑपरेशन फेडरेशन, improve the quality of public spending and help protect fiscal stability. And next one, 24th question या 24th topic, Harrod technical progress is labor augmenting and neutral। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, Harrod का टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, लेबर ऑगमेंटिंग एंड न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट वन 25th, Metzeler state that, Metzeler पैराडॉक्स जो है, इट स्टेट दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पोजिंग ऑफ टैरिफ, जैसे हम टैरिफ इंपोज करेंगे दैट बिकम्स फेवरेबल टू अबंडेंट फैक्टर्स। जो अबंडेंट फैक्टर है उनके लिए तो फेवरेबल रहेगा, लेकिन जो स्कार्स फैक्टर है उनके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। अब इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है स्टेपलर सेमुलेशन का, स्टेपलर सेमुलेशन कॉन्सेप्ट देख लेना, वो भी कई बार आ चुका है डायरेक्टली, ठीक है। तो उसके बाद 26th, द थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस। तो जो मेटल पैराडॉक्स है उसको हम यही बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस। 27th, Malthus was only classical economist who emphasized the importance of demand for determination of output। सबसे पहले जो डिमांड कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव डिमांड जो कॉन्सेप्ट दिया था वो माल्थस ने दिया था, उसके बाद वो केंज ने डिराइव आउट किया था अपनी थ्योरीज के लिए।
28th कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर होमोजेनियस। बहुत बार इसके एग्जाम्पशन पूछता है कि लीनियर होमोजेनियस से क्या है। लीनियर होमोजेनियस का मतलब जैसे है, जैसे इनपुट इंक्रीज करोगे उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इक्वल टू 1। सम ऑफ एक्सपोनेंट मतलब जो अल्फा और बीटा इसका दो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल टू समीशन उनका होना चाहिए 1। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 29th CES प्रोडक्शन फंक्शन, और यहां से भी आता है, इट अज्यूम दैट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 1। कांस्टेंट रहेगी इलास्टिसिटी बट इक्वल टू 1 नहीं रहेगी। इसका एक फॉर्मूला भी है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अगर अभी तक तो आपकी तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इसकी सारी एक हिंट देता हूं, इसकी जो डिपेंड करती है वो पावर ऑफ बीटा, जो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर उस पर डिपेंड करती है। चलो मान लो बीटा की जो वैल्यू है 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर द CS प्रोडक्शन फंक्शन। इसको कमेंट कर देना, अगर बीटा की वैल्यू 1 है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होगा, ठीक। चलिए 30 आर्थर लुईस के अकॉर्डिंग डेवलप्ड दैट इज आर्थर लुईस डेवलप्ड हिज थ्योरी यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर इन 1950, ठीक है। सरप्लस मैन पावर की थ्योरी 1950 में आई, लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक बुक थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक। एंड वो स्पेशली उन्होंने फोकस किया था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सबसिस्टेंस इकोनॉमी, ठीक है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी सेक्टर का। चलिए 31st ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज गिवन बाय जेन टिनबर्जन इन 1962। ये भी क्वेश्चन आ चुका है 1962 में। दैट इज जेन टिनबर्जन ने कॉन्सेप्ट दिया था इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार में मिला हुआ है। सो इट इज यूज्ड टू बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट, बायलैटरल ट्रेड इनटू अकाउंट द डिस्टेंस अमंग द ट्रेडिंग नेशन। ग्रेविटी का मतलब है कि जो नेशन से ज्यादा पास रहेंगे उनकी जो कॉस्ट है लोकेशन वाइज वो अपने आप ही कम होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा दूर नेशन रहेंगी उतनी ज्यादा क्या कॉस्ट ऑफ उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। ग्रेविटी थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय फिशर। उसके बाद 33 कार्टेल्स। कार्टेल्स स्पेशली जो आप लोग ओलिगोपोली वगैरह में देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। कार्टेल्स और प्राइस लीडरशिप दो क्वालिटीज हैं, ठीक है, ओलिगोपोली में, तो इनको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर ओलिगोपोली मार्केट एम्स टू मैक्सिमाइज इंडस्ट्री प्रॉफिट। तो ये क्या करते हैं, इंडस्ट्री का प्रॉफिट करती हैं, इंडिविजुअल प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि कार्टेल्स मेक करती हैं। और बेस्ट एग्जांपल है कार्टेल्स का ओपेक, ठीक है, ऑयल पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो स्लस्की का इक्वेशन है दैट इज स्प्लिट बिटवीन, तीन चीजों से मिलकर बनता है, प्राइस इफेक्ट, प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। एंड 35th फर्स्ट टाइम्स एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल इज यूज्ड इन थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद 36th है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। एक तो बीओपी का करंट अकाउंट कर लेना, एक कैपिटल अकाउंट कर लेना, ठीक है। इसमें मेनली जो कैपिटल ट्रांजेक्शंस हैं जैसे फॉरेन लॉन्स है, एफडीआई है, बैंकिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल्स है, बोरोविंग है, ये इंक्लूड होती हैं। लेकिन जो बायलैटरल पेमेंट्स होती है ना वो ऐड नहीं होती इनमें। बायलैटरल मतलब जैसे प्राइवेट रेमिटेंसेस वगैरह होगी वो, और गिफ्ट्स वगैरह हो गए, वो ऐड नहीं होती किसी की भी बीओपी में, या फिर वो जीडीपी वगैरह में कैलकुलेट नहीं होती। जो रेमिटेंसेस या फिर अगर कह लो आप बायलैटरल पेमेंट, दैट इज यूनिलेटरल जो पेमेंट है वो नहीं होती, सॉरी। जो यूनिलेटरल पेमेंट है एक तरफ पेमेंट होती है, ठीक है, और वो क्या होती है विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस। चलिए 37th हेरोडोमर प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एचडी मॉडल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन से। ओके 38 क्वेश्चन है। अभी तक कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे और कई क्वेश्चंस आप थोड़ा बहुत न्यू भी देखोगे। अ की प्रॉपर्टी ऑफ एके मॉडल्स, ये ना बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। एके मॉडल अब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ठीक है। एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है तो डिमिनिशिंग जो कैपिटल का यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल है, ये अब्सेंस रहेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न रहेगा। दिस थ्योरी अज्यूम दैट कांस्टेंट सेविंग रेट एंड that this saving rate is exogenously determined. 39th जो पैसिनिटी का ग्रोथ मॉडल है, दैट इज पैसिनिटी ग्रोथ मॉडल इंटरप्ले टेक प्लेस अमंग प्रॉफिट रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो मर्जर है या फिर जो इंटरप्ले है प्रॉफिट रेट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तीन चीजों के बीच में। ओके नेक्स्ट है लॉजिस्टिक कर्व। डायरेक्टली क्वेश्चन आया था पेपर 2 में। लॉजिस्टिक कर्व डिपिक्ट द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन। ओके 41th ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का है और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। कोस्ट थ्योरम यहाँ से बार बार रिपीट होती है, ठीक है। कोस्ट थ्योरम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इंप्लाइज ओनली अ फ्यू पीपल आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। नंबर 2 प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स ऑलरेडी
जिसका भी राइट सब ऑलरेडी पता है सबको। नेगोशिएशन कॉस्ट बिल्कुल लो होती है, ठीक। 42 है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ठीक है। आरबीआई अगर गवर्नमेंट के बिहाफ से परचेज करती है, परचेज कब करेगी, जब यहाँ पे टू इंक्रीज मनी सप्लाई, जब यहाँ पे स्पेशली क्या है, यहाँ पे डिफ्लेशन है और मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, तो बाहर से क्या करेगी, फॉरेन से आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो परचेज कर लेगी और यहाँ पंप कर देगी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। और जब यहाँ इन्फ्लेशन है तो उसको क्या कर देगी, सेल कर देगी अब्रॉड, मतलब फॉरेन मार्केट में। तो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई विल लीड टू रिड्यूस मनी सप्लाई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एसएलआर जो वेरी कर सकता है 25 to 40% तक, ये क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली, ठीक है। खैर अभी एसएलआर 18.5 समथिंग है, लेकिन फिर भी, ठीक है। करंट एसएलआर कितना है ये कमेंट कर देना जरूर। तो अभी फिर भी है, लेकिन हाँ ये बिलो चल रहा है, बिलो लिमिट अभी जो है राइट आंसर 25 to 40। उसके बाद जो सीआरआर की लिमिट है 3% to 15%, ठीक है, सीआरआर की लिमिट। ओके, 44th दीपक पारेख कमेटी इज रिलेटेड विद फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट जो कमिटीज है ना, ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कमिटीज और बुक्स पे स्पेशली। 45th गोरखपुरिया कमेटी इज रिलेटेड विद बैंकिंग सर्विस इंप्रूवमेंट। रंगाराजन कमेटी बीओपी से रिलेटेड है। नरसिम्हा कमेटी 1991 की बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, क्रोनोलॉजी में पूछा जा चुका है। ओके, अकॉर्डिंग टू कुजनेट्स एपीएस रिमेन स्टेबल एंड कांस्टेंट। एपीएस रहेगा स्टेबल और कांस्टेंट। जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी था ना, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, ये इन्होंने ही दिया था कुजनेट ने। ओके, नेक्स्ट वन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट टू चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। हमने किया था ये लास्ट अपने वीडियोस में कि ऑरिजिन और चेंज से कैसे इंडिपेंडेंट रहता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये वाला bxy byx। चलिए नेक्स्ट, बजट इंसिडेंस जो होता है उसको, बजट इंसिडेंस मींस द बजट इंसिडेंस ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड विद इफेक्ट ऑफ बोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दैट मीन्स टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम। जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम है उस पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का और टैक्सेस का, दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, 49th अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, अभी तक 4th की रिपोर्ट है, वही आएगी जरूर। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 और दैट इज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 50 एंड IMR 41, इंस्टीट्यूशनल वर्थ 79 एंड MMR 42, ठीक है। MMR थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि MMR हम कैलकुलेट करते हैं पर लाख, ठीक है, पर लाख में से। ओके, 50th है ओमकार गोस्वामी कमेटी रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल सिकनेस। अर्जुन सेन गुप्ता रिलेटेड विद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑटोनोमी। राकेश मोहन कमेटी इज रिलेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, फिशर का जो फिशर और क्लर्क थ्योरी थी, जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने माना है, ये वही डेवलपमेंट, पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, फिर इंडस्ट्रीज का, फिर सर्विस का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 52, अकॉर्डिंग टू वर्डून्स लॉ, ये 2-3 बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। वर्डून्स लॉ, लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी ग्रोज प्रोपोर्शनेटली टू स्क्वायर रूट ऑफ आउटपुट ग्रोथ, ठीक है। इसमें एक प्रोपोर्शन भी माना है इन्हें, कितने परसेंट जीडीपी बढ़ेगा, कितने परसेंट, और उसमें प्रोपोर्शनेटली कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा, तो थोड़ा सा कर लेना वर्डून्स लॉ। 53 है फॉलोइंग बुक्स का और कमिटीज का एक वीडियो आपको जरूरी मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है, कल तक मिल जाएगा। So capitalism and freedom, right, that is written by Milton Friedman. Argumentative Indians, Amritya Sen, or Rise and Fall of Nations, written by Ruchi Sharma, and I Do What I Do, written by Raghuram Rajan। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये लास्ट में आ भी चुका है, ठीक। 54th, according to Robinson's Ujjawa theorem, steady state growth is possible if technical progress is both Higgs and Harrod neutral। 55, the Levinstein's in his critical minimum effort, the population is income depressing, ठीक है, पॉपुलेशन जो है इनकम डिप्रेसिंग है। एक बार कर लेना लेविनस्टाइन की और नेल्सन की स्टोरीज के बाद, नेल्सन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन 56th, एक्सेप्शंस ऑफ एचओ थ्योरी, एक्चुअल थ्योरी के जो फेलियर्स हैं दैट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय बोथ लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने भी कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी दी है और लिंडर हाइपोथेसिस, लिंडर ने भी अपनी हाइपोथेसिस जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक्सेप्शंस है एचओ थ्योरी की। 57th, अकॉर्डिंग टू केन्ज इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी फिनोमिना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, कई बार इंडिविजुअल आ सकता है, ग्रुप में भी आ सकता है। फिशर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इज अ नॉन मॉनेटरी फिनोमिना, और क्लासिकल बोलते हैं इट इज अ रियल फिनोमिना, और विक्सेल जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो बोलते हैं इट इज अ मर्जर ऑफ बोथ, इट इज अ मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी फिनोमिना। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल आ सकता है। ओके, 58th, केन्ज डेवलप मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डेवलप की। He considered output, employment, interest rate as a monetary phenomena। ये तीनों चीजें उसने monetary phenomena मानी, output, employment and interest, ठीक।
उसके बाद 59th, केंज कंबाइंड द वैल्यू थ्योरी ऑफ क्लासिकल एंड हिज मॉनेटरी थ्योरी थ्रू थ्योरी ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू थ्योरी है क्लासिकल की वो यूज की, और जो उनकी अपनी थ्योरी थी मॉनेटरी थ्योरी थ्रू द थ्योरी ऑफ आउटपुट। 60, अकॉर्डिंग टू केंज एडजस्टमेंट इन बीओपी इज पॉसिबल थ्रू इनकम। अब ये पॉसिबिलिटी देख लेना, बीओपी में जो पॉसिबिलिटी है एडजस्टमेंट की वो इनकम के थ्रू है। क्लासिकल मानते हैं एडजस्टमेंट जो बीओपी में हो सकता है इट इज पॉसिबल थ्रू डिफ्लेशन एंड एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एंड 62, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एडजस्टमेंट इन बीओपी इज पॉसिबल थ्रू इनकम, आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर। तो तीनों का ही क्लासिकल के अकॉर्डिंग में मिल गया, केंजियन के अकॉर्डिंग में मिल गया, और उसके बाद हमें जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे एडजस्टमेंट इन बीओपी तीनों के थ्रू मिल गया। ठीक है, ये कहते हैं पॉसिबल है इनकम, आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये तीनों टेस्ट कर लेना, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक का इसके टेस्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टी टेस्ट इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन रिग्रेशन मॉडल। तो ये सिंपली आ जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, टी टेस्ट, और यहाँ से आपको वीडियो भी डिटेल में मिल जाएगा, उसको देख लेना। सो एफ टेस्ट इज यूज टू द टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, और ये वाला कॉन्सेप्ट में काफी बार आ चुका है, टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन। ओवरऑल सिग्निफिकेंस तब हम यूज करते हैं एफ टेस्ट, एंड टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द एडजस्टमेंट कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। ठीक, अगेन एफ टेस्ट। तो कुल मिला के 3 टेस्ट कर लेना, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट और टी टेस्ट, और एक का स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ये चारों टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें से आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी दैट इज पार्ट 13 होगा, और कल हम 2 वीडियो सोचेंगे कि 2 वीडियो पब्लिश हो, एक बुक्स के बारे में डिटेल्स और एक जो पार्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं इनके बारे में। ठीक, तो लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को कर लेना। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पेशली। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।